चलो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो डबल डोर फ्रिज का एक एलजी का रेफ्रिजरेटर है, इस फ्रिज में ये जो कंडेंसर पाइप से, मतलब जो स्किन कंडेंसर है फ्रिज का, इंटरनल कंडेंसर, उस इंटरनल कंडेंसर में कई सारा ज़्यादा मात्रा में ऑयल फंसने की वजह से ये फ्रिज बार बार चोकअप हो रहा था। मतलब कूलिंग नहीं कर रहा था, गैस रहने के बावजूद भी कूलिंग नहीं कर रहा था। तो इसमें लास्ट में जब हमने पूरी तरह से इसको ट्रबल शूट किया, फॉल्ट चेक किए, तभी पता चला कि इस फ्रिज के मेन कंडेंसर के अंदर ही बहुत सारा ऑयल फंस चुका है। तो उस ऑयल को अभी हम बाहर निकालेंगे। तो ऑयल को बाहर निकालने से पहले उस फ्रिज का जो पहले जो एक इंटरनल कंडेंसर था, ये जो कंडेंसर आप देख रहे हो, कंडेंसर ट्यूब, ये कंडेंसर ट्यूब में लीकेज होने की वजह से और ऑयल पानी सब एक साथ फंसने की वजह से अभी हमने इस लूप्स कंडेंसर को यहाँ से बाहर निकाला। और लूप्स कंडेंसर को बाहर निकालने के बाद हमने एक अलग से कॉपर पाइप का टुकड़ा लिया, उस पाइप को इस एलपीजी सिलेंडर के ऊपर ऐसे लूप्स किया, राउंड किया। और राउंड करने के बाद अभी हम यही सेम पाइप का टुकड़ा इस पाइप में यहाँ पर ऐसे जोड़ेंगे। अभी ये जो ड्रेनेज ट्रे, इस ड्रेनेज ट्रे के अंदर ये पाइप को हम यहाँ पर रखेंगे ताकि यहाँ पर ये अच्छी मात्रा में कंडेंसेशन कर सकें। कंडेंसर मतलब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो गर्म गैस निकलता है, ये गर्म गैस इस ट्यूब में जाने से इस ट्रे के अंदर का पानी भी सूखेगा, साथ साथ यहाँ इस ट्यूब के अंदर जो गर्म गैस आता है, ये गर्म गैस भी ठंडा होकर ही ऊपर वाले कंडेंसर में जाएगा। तो अभी इस कंडेंसर के अंदर जो ऑयल फंसा है, उस ऑयल को निकालने से पहले ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब को हम यहाँ पर ऐसे ज्वाइन करके ले लेंगे। तो ज्वाइन करने से पहले अभी ये दोनों भी समान व्यास की ट्यूब है, तो समान व्यास की ट्यूब इसके अंदर आपस में तो नहीं जा पाएगी, यहाँ पर आपस में ब्रेजिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम ना इसमें से ये जो दोनों में से कोई भी एक पाइप को पहले से स्वेजिंग करके ले लेंगे। स्वेजिंग करेंगे मतलब इसको थोड़ा सा फैलाएंगे ताकि ये आसानी से इस दूसरे ट्यूब के अंदर चले जाए। तो आसानी से अंदर चले जाने पर यहाँ पर फ्लक्स और ब्रेजिंग रॉड के द्वारा यहाँ पर हम टाका लगाएंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं कि ये जो पाइप है, इस पाइप को सबसे पहले हम एक स्वेजिंग टूल के द्वारा स्वेजिंग करेंगे। तो स्वेजिंग करने के लिए यहाँ पर हमने एक ले लिया फ्लेयरिंग ब्लॉक और छोटा सा स्वेजिंग रॉड। यहाँ पर देख रहे हो फ्लेयरिंग ब्लॉक और ये है स्वेजिंग रॉड और यह है पाइप। तो शुरुआत करते हैं कि अभी स्वेजिंग कैसे करेंगे। स्वेजिंग करने के लिए शुरुआत में ये जो पाइप से, इस पाइप को ना सबसे पहले पॉलिश पेपर या फाइल के द्वारा पहले साफ करके लें। चारों तरफ से इसका कार्बन पूरा निकलना है। कार्बन इसलिए निकलना है ताकि यहाँ पर जो एमएस का पाइप है और ये लोहे तांबे का पाइप है, तो ज्वाइन करते समय कार्बन अगर रहेगा तो सही तरह से जोड़ नहीं बैठेगा। तो ज्वाइन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऐसे फाइल लगानी है, मतलब अंदर का पूरा पाइप के ऊपर जो भी मॉइस्चर है, कार्बन है, उस कार्बन को यहाँ से बाहर निकालना है। देखो, जब अपने पाइप को फाइल नहीं मारी थी ना, कार्बन नहीं निकलता, वो टाइम पे पाइप आपका ऐसा दिख रहा था। और जब हमने फाइल लगाए चारों तरफ से, तो अब ये पूरी तरह से चमकने लगा, मतलब यहाँ से अब ये पूरा कार्बन चला गया। अभी यहाँ पर हम इस पाइप को नोज प्लायर डाल के थोड़ा सा पहले ही फैलाएंगे। तो नोज प्लायर से फैलाने से पहले ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर पाइप को लगभग इस ब्लॉक से 1.5 इंच ऐसे ऊपर लेना है। ब्लॉक के होल से इसको 1.5 इंच ऊपर लेना है। और ऊपर लेने के बाद ब्लॉक को सही तरह से टाइट करो। ब्लॉक टाइट होने के बाद ये जो नोज प्लायर है, इस नोज प्लायर के किसी एक नोजल द्वारा, नोक द्वारा इस पाइप के होल को थोड़ा सा फैलाओ। और अभी आपने देखा कि नोज प्लायर से किसी एक नोक द्वारा इस पाइप के अंदर नोजल डाली और इसको पाइप को ऊपर की ओर रख के इस नोज प्लायर को पूरा 360 डिग्री में चारों तरफ से ऐसे घुमाया। घुमाने के बाद नोज प्लायर द्वारा ब्लॉक के ऊपर मारो, अगर अंदर कुछ कार्बन रहेगा तो बाहर चला जाएगा। अभी फाइल लेके इस फाइल को इसके ऊपर रगड़ना है, लेकिन सेम पाइप अभी आपको ऊपर ही रहना चाहिए, फाइल नीचे जाएगी। ऐसा इसलिए किया ताकि पाइप के अंदर ये जो कण है, ये कण पाइप के अंदर नहीं जाना चाहिए। फाइल करते समय ये कण सब नीचे गिरने चाहिए, तो इसलिए मैंने पाइप को ऊपर और फाइल को नीचे रखा। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एकदम अभी चपटा हो गया है। अभी जो इसके अंदर जो रॉड है, ये स्वेजिंग रॉड
316 का, ये रॉड इसके अंदर बराबर इसमें रखना है। अगर आपके पास हैमर है तो हैमर का इस्तेमाल करें, या अगर प्लायर या फाइल जो भी कुछ चीज़ रहेगी उससे अभी इसको हम लोग थोड़ा सा इस रॉड को इस पाइप के अंदर ऐसे दबाते जाएंगे, उसको बोलते हैं स्वेजिंग। स्वेजिंग करने से क्या होगा कि उस पाइप का जो होल है ना, होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी पाइप छोटा होने की वजह से मैंने यहाँ पर फाइल का इस्तेमाल किया। मेरे पास पकड़ भी है लेकिन मैं पकड़ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो भी हाथ में चीज़ मिली उससे हम करेंगे, क्योंकि जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो आपको धीरे धीरे काम का अनुभव आते जाता है। तो अभी हम फाइल के द्वारा इस रॉड को ऐसे ठोकते जाएंगे, और इस रॉड को ठोकते समय पाइप आपका कहीं से बेंड हो रहा है कि वो भी चेक करते रहना है, और ये दोनों भी उंगलियों से इस रॉड को ऐसे पकड़े रहना है। देखो आपने यहाँ पर देखा कि अभी पाइप के अंदर ये जो रॉड है ना, स्वेजिंग रॉड, इसके अंदर सही से जा चुका है। देखो ये पाइप रॉड इसके अंदर आसानी से जाता है, यहाँ से पाइप पूरा आपका स्वेजिंग हो गया। ये रॉड यहाँ पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। अभी इस तरह से हमने इस पाइप को पहले स्वेजिंग किया। स्वेजिंग करने के बाद पाइप को ब्लॉक से बाहर निकालें और यहाँ पर अभी लगा के देखना है। देखो ये पाइप के अंदर आसानी से जा रहा है, मतलब अभी हमारा स्वेजिंग तो परफेक्ट हो गया। अभी स्वेजिंग होने के बाद यहाँ पर ना हम लोग ब्रेजिंग करेंगे। तो ब्रेजिंग करने से पहले इसकी पूरी सेटलमेंट करके रखनी है, ताकि ब्रेजिंग करते समय अगर ये पाइप नीचे गिर गया तो आपकी ब्रेजिंग पहले ही ख़राब हो जाएगी। तो ब्रेजिंग करने से पहले ये जो ट्रे है ना, इस ट्रे के अंदर गीला कपड़ा रखना है, ताकि ब्रेजिंग करते समय अगर इस ट्रे के अंदर इसका पूरा मटेरियल अगर नीचे गिरा तो ट्रे जल सकता है। तो ट्रे को जलने से हमें बचाना है। तो इसके लिए क्या किया, यहाँ पर एक कॉटन रखा और उस कॉटन के ऊपर अभी हम लोग कुछ पानी छोड़ेंगे। मतलब ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को पूरा गीला करके रखा और अभी इसी गीले कपड़े को ना इस ट्रे के ऊपर ऐसे रख दो, ताकि ब्रेजिंग करते समय भले ही इसके ऊपर अगर कुछ मटेरियल गिरा तो मटेरियल गिरने से आपका ट्रे नहीं जलेगा, ट्रे सेफ रहेगा। तो अभी इसकी पहले सेटलमेंट करके लेते हैं, ताकि ब्रेजिंग करते समय आपका पाइप नीचे नहीं गिरना चाहिए। देखो अभी पाइप को सही तरह से सेटल यहाँ पर कर चुके हैं। अभी हम आसानी से यहाँ पर ब्रेजिंग करेंगे, और ब्रेजिंग होने के बाद फिर इसको फ्लशिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने के लिए यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर लिए, नोज़ल लिए, नोज़ल को एलपीजी के ऊपर लगाया, पतरा लिए। अभी यहाँ पर ऐसे ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करते समय अगर इसकी हीट पाइप को लग गई तो ये ड्रेनेज पाइप जल जाएगा। इसके लिए भी पतरे को, ये जो पतरा इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे उल्टा रखेंगे ताकि हीट पाइप को ना लगे। फ्लक्स पाउडर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि तांबे का और लोहे का पाइप एक साथ जॉइंट मारना है तो वहाँ पर फ्लक्स लगेगा। अगर आप इनलेट में जॉइंट मार रहे तो उसका आउटलेट खुला रखें, ताकि वहाँ से गैस प्रेशर बाहर चला जाए, जो भी हवा प्रेशर बनेगा ये यहाँ से बाहर चला जाए। इसलिए यहाँ पर जो टेप लगाया था, इस टेप को हमने यहाँ से अभी निकाल दिया। शुरुआत में प्रेशर कम रखेंगे। ब्रेजिंग करने के स्थान पे आपको फ्लक्स पाउडर भी रखनी है। दोनों पाइप को एक साथ गर्म करेंगे। जैसे रॉड गर्म हो जाएगा आपको फ्लक्स पाउडर लेनी है। अभी तांबे के पाइप को गर्म करना है। पहले हमने लोहे के पाइप को गर्म किया था। दोनों पाइप सही तरह से गर्म होने के बाद फ्लक्स पाउडर को पहले पीछे की ओर से लगा के लेना है। पाइप के पीछे की ओर से पहले फ्लक्स पाउडर को चारों तरफ से घुमा के ले लो, हल्का हल्का निशान लगाओ। पाइप जब पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तो नोज़ल का प्रेशर कम करके रखो।
देखो अभी यही ब्रेजिंग करते समय जो भी कुछ मटेरियल गिरा ना, तो अगर ट्रे के ऊपर गिरता तो ट्रे लीकेज हो सकता था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन रखा, मतलब कॉटन रखने से क्या हुआ कि ट्रे को सेफ्टी मिली। और अभी हमने इस तरह से यहाँ पर जॉइन कर लिया है। जॉइंट सही तरह से हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए यहाँ पर सेम शीशे का टुकड़ा, मतलब शीशा इस्तेमाल किया और इसके चारों तरफ से घुमा के देखा। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि चारों तरफ से इसके पूरी तरह से प्लेन निशान आए, मतलब आपका ये जो जॉइंट था, अभी ये जो जॉइंट हुआ था उस जॉइंट को हम पहले ठंडा करेंगे। ब्रेजिंग होने के बाद तुरंत ये जो फ्लक्स पाउडर लिया था, इस फ्लक्स पाउडर के ढक्कन को टाइट लगा के लिए, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर सिस्टम में वापस MS का ब्रेजिंग तो करना है ही नहीं, तो इसके लिए हमने अभी फ्लक्स पाउडर को थोड़ा सा दूर रख दिया। जो स्थान पे ब्रेजिंग किया उसको पहले ठंडा करो। अभी ये कपड़ा रखने के बाद पाइप को पहले अपने पोजीशन पे लाके रखो। पोजीशन पे कैसे लाएंगे, तो धीरे धीरे इस पाइप को ना ऐसे यहाँ से ऐसे मोड़ना है। अभी ये जो पाइप है, इस पाइप को अपनी जगह पे लेके जाओ। तो पाइप को जगह पे लेके जाने के लिए जहाँ से मुड़ा है ना, वहाँ पर हम लोग एक उंगली रखेंगे और पाइप को धीरे धीरे इसे पीछे की ओर दबाएंगे। देखो ये आ गया अपनी जगह पे। और सही तरह से आने के लिए इस पाइप को हम, अभी ये जो पाइप था ना, ये पाइप को हम अपनी ओर आगे करेंगे। मजबूत हाथों से पकड़े रहना है, नहीं तो यहाँ से आपका जॉइंट क्रैक हो सकता है। अभी इस पाइप को हम और पीछे की ओर धकेलेंगे। देखो अभी पाइप को हमने सही तरह से यहाँ पर ब्रेजिंग भी किया और ये जो मेन पाइप था उसको अपनी जगह पे भी रखा। जो लूप्स किया हुआ पाइप था उसको भी ट्रे में बराबर अपनी जगह पे फिट किए। अभी जब यहाँ पर कंप्रेसर बैठेगा तो यहाँ ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन इस लाइन में लगाएंगे। लेकिन कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन लगाने से पहले अभी ये जो कंडेंसर पूरा है, इस कंडेंसर को हम फ्लश करेंगे। तो फ्लशिंग करने के लिए सेम जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 410 गैस या R32 गैस का प्रयोग करना है। ये हाई प्रेशर गैस होने की वजह से सिस्टम के अंदर जो भी ऑयल रहेगा, ये ऑयल को इजीली बाहर निकालते हैं। तो अभी हम एक R32 रेफ्रिजरेंट जो हमारे पास है वो गैस सिलेंडर लेके यहाँ पर कपलर लगाएंगे और कपलर के द्वारा इसको आसानी से फ्लशिंग करेंगे। तो ये जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसको बोलते हैं कपलर। कपलर को कंडेंसर के कोई भी पाइप में यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी फिट करो, लेकिन ध्यान में रखना कि जो पाइप आपको ऑलरेडी लीकेज हुआ रहता है ना, या जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑयल फंसता है, तो उसके विरुद्ध वाले स्थान पे आपको कपलर वॉल लगाना है। यहाँ पर अभी कपलर का कैप लगा दिया है। अभी वॉल को हम लोग लगाएंगे। वॉल को लगाने के लिए इस नट को ऐसे धीरे धीरे घुमाते रहना है। कपलर का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर अलग सा वॉल ब्रेजिंग करने नहीं होता, अलग से पाइप को फ्लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कपलर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो ये मुझे कपलर का फ़ायदा होता है। अभी यहाँ पर हम 32 नंबर ये जो R32 गैस सिलेंडर है उसकी चार्जिंग लाइन यहाँ पे लगाएंगे और गैस रिलीज करके यहाँ से लाइन को फ्लश करेंगे। फ्लशिंग करते समय आपके मुंह पे फेस मास्क होना ज़रूरी है और हाथ में एक सूखा कपड़ा होना ज़रूरी है। जो भी ऑयल गिरेगा तो ऑयल यहाँ पर कोई गंदगी ना फैलाना चाहिए। अगर यही ऑयल सर्किट के ऊपर गिरा तो सर्किट डैमेज हो सकता है। इसके लिए फ्लशिंग करने से पहले हमारे हाथ में एक सूखा कपड़ा हो, ये हम लोग ज़रूर देखेंगे। तो पहले सूखा कपड़ा हाथ में लेके रखना है। नट लगाते समय सिस्टम को, पाइप को ज़्यादा ना हिलाएं, तो वॉल को पकड़े रहना है। वॉल को ऐसे पकड़ा, एक हाथ से चार्जिंग लाइन के नट को टाइट किया। अभी हमेशा ध्यान में रखना है कि जो सिलेंडर के वॉल होते हैं इसको ओपन करने के लिए वॉल की का प्रयोग करना है। अगर वॉल की नहीं है तो कोशिश करना कि आपके पास ऐसे 2 एडजस्टेबल हो। पहले वाले एडजस्टेबल से हम पहले चार्जिंग वॉल के स्टेम को यहाँ पर, मतलब सीट को यहाँ पर पकड़ेंगे। सीट को पकड़ें, फिर यहाँ से ऊपर से वॉल को इजीली ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ से कुछ गैस बाहर निकलेगी, उसके साथ कुछ तेल भी आएगा। देखो अभी हम जैसे इसको फ्लश करेंगे यहाँ से ऑयल निकलेगा, देखो आपको दिखेगा। पकड़े रहना है। जब प्रेशर ओवर बढ़ेगा तो यहाँ से हम इसको रिलीज करेंगे। ये जो गंदगी आप देख रहे हो, ये ऑयल इस फ्रिज में ज़्यादा मात्रा में फंसने की वजह से
देखो ये ऑयल ज़्यादा मात्रा में फंसने की वजह से सही तरह से कूलिंग नहीं कर रहा था। तो आप ऐसे आप विदाउट नाइट्रोजन कोई भी सिस्टम को फ्लश कर सकते हो। सही तरह से फ्लशिंग करना है। फ्लशिंग करते समय सिलेंडर की वॉल को पूरी तरह से खोल के रखना है। ये जो गैस है आपको आसानी से मार्केट में हर एक जगह पे मिलता है। तो अभी यहाँ से ऑयल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, फिर भी हम इसको एक दो बार अच्छी तरह से फ्लश करके लेंगे। अभी हम इसको सिस्टम में आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलो अभी लेट स्टार्ट। अभी एक बार फ्लशिंग करने के बाद इसको हम आसानी से सिस्टम के अंदर जोड़ेंगे। पूरी तरह से ऑयल निकालने के बाद अभी हमने यहाँ से वॉल को बंद किया। वॉल सही तरह से टाइट है कि नहीं ये जांच करने के लिए दोनों स्पैनर को एक दूसरे के विरुद्ध घुमाना है। यहाँ से चार्जिंग लाइन को निकालो। फ्लशिंग होने के बाद अभी आपको इस गैस सिलेंडर का कोई उपयोग नहीं होने वाला है, तो इस सिलेंडर को अपनी जगह पे रख दो। फ्लशिंग होने के बाद सिलेंडर, चार्जिंग लाइन सबको जगह पे रख दी। अभी लास्ट में जो कपलर आपने यूज़ किया उस कपलर को भी यहाँ से अपनी जगह पे रख दो, ताकि दोबारा काम करने पर आपको आसानी से मिले। कपलर निकालते समय कपलर के मेन वॉल को पकड़े रहो और नट को पीछे से उल्टे पोजीशन में से घुमाते रहो। नट में से कपलर छूटने के बाद ये इजीली आपके हाथ में आएगा। फिर उसके नट को भी हम पाइप से बाहर निकालेंगे। अभी पाइप से नट को बाहर निकालते समय पाइप को हाथ से पकड़े रहना है और इसको फॉरवर्ड रिवर्स करके इसे बाहर निकालना है। अभी आपने यहाँ पर देखा कि हमने कपलर के द्वारा और R32 गैस के द्वारा कंडेंसर के पूरे पाइप को अच्छी तरह से क्लीन किए। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।